हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 24 नवंबर 2020 के। तो जल्दी इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज के। फर्स्ट इट इज़ अ नेशनल न्यूज़। एनसीसी सेलिब्रेटेड इट्स 72nd रेजिंग डे। एनसीसी ने अपना 72वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है 22 नवंबर को। और ये जो भी मार्टियर्स हैं जिन्होंने अपना जीवन का योगदान दिया है सोसाइटी के लिए कुछ करने में, उनको ये सल्यूट करते हैं, उन शहीदों को सलामी दी जाती है। इट स्टार्टेड बाय पेइंग होमेज एट द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली। इसकी शुरुआत यानी कि जो स्थापना दिवस मनाया गया इसकी शुरुआत दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर हुई। NCC cadets have played a crucial role in the fight against COVID-19। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में NCC कैडेट्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NCC cadets and officers have organized many activities। तो काफ़ी जो एक्टिविटीज़ है और जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें NCC कैडेट्स का काफ़ी रोल होता है, ऑफिसर्स का रोल होता है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करने में उनका योगदान है, आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, इन सबको प्रमोट करने में इनका योगदान शामिल है। इन सोसाइटी दे प्ले अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो समाज में सरकार की जो विभिन्न पहलें हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की बात करें हम तो ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के अंतर्गत ये बनाया गया है, इसका गठन हुआ है। ये ट्राई सर्विस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है और इसका उद्देश्य है कि जो भी यूथ्स हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना एट हायर एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स लेवल, एट कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। इसके अलावा इसके जो डायरेक्टर जनरल है करंट वो राजीव चोपड़ा है और जो मोटो है इसका, जो इसका आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो क्वेश्चन आपके लिए, एनसीसी हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 22 नवंबर। एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया है। 72 सेकेंड, 62 सेकेंड, 21 एंड 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 72वां उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। Next is to mark the 3rd anniversary of Umang and 2000 plus services, an online conference has been organized under श्री रवि प्रसाद chairmanship। तो उमंग ऐप आपको सबको पता होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में, जो काफ़ी सेवाएं देता है और 200 प्लस के करीब 2000 प्लस के करीब सेवाएं देता है। तो इसकी 3rd एनिवर्सरी को मनाने के लिए, तीसरी वर्षगांठ को मनाने के लिए एक जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ड्यूरिंग द इवेंट द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग वॉज लॉन्च। तो इस इवेंट के दौरान जो इसका इंटरनेशनल वर्जन है उमंग ऐप का उसको भी लॉन्च किया गया है। ये यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड के लिए ये लॉन्च किया गया है। एंड दिस विल एनेबल पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया टू अवेल द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी उमंग ऐप के जरिए जो भी भारतीय सरकार की जो भी सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। उमंग ऐप और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सो ये एक इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, एकीकृत मल्टी चैनल और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे इस एक सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दी जाती हैं। इसको 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन सिंपली एंड एफर्टलेसली। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिकों तक जो भी भारत सरकार की प्रमुख सेवाएं हैं उनको प्रदान करना ईजी तरीके से। Ministry of Electronics and IT and National E-Governance Division has developed this app। तो इस ऐप को जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है उसने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है और इस ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड भी दिया गया है एट द 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
रिसेंटली उमंग ऐप की 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग वॉज लॉन्च्ड, उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। उमंग ऐप वॉज लॉन्च इन 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उमंग ऐप को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन सिंपली एंड एफर्टलेसली। तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को प्रमुख सरकारी सेवाएं प्रदान करना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऐप जो है 2014 में नहीं 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो शिलोंग में होना था उसको कोविड-19 के चलते कैंसिल कर दिया गया है। हर साल इस फेस्टिवल के दौरान काफ़ी फिटनेस, आर्ट, फैशन शो, रॉक कंसर्ट्स किए जाते हैं, लेकिन सबकी हेल्थ का कंसर्न है तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसको हर वर्ष जो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द वेक ऑफ हिमालयन चेरी ब्लॉसम इन द ईस्ट खासी हिल्स एंड इन शिलोंग। तो इसका आयोजन मेघालय सरकार द्वारा हर साल पूर्वी खासी पहाड़ियों और शिलोंग में हिमालयी चेरी ब्लॉसम के मद्देनजर किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द लोकल पीपल एज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज वर्जन ऑफ ऑटम। तो ये भारत सरकार के शरद ऋतु के संस्करण की शुरुआत के रूप में स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम इज अ फ्लावर ऑफ मेनी ट्रीज ऑफ जीनस प्रूनस। तो चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस के कई पेड़ों का एक फूल है। मेघालय की हम बात करें, इट इज अ हिली स्टेट विच इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये असम से घिरा हुआ है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में भी, और बांग्लादेश से घिरा हुआ है साउथ और साउथ वेस्ट में। इसकी कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर यहाँ पर सत्यपाल मलिक है और चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमा है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव की मेजबानी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की जाती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मेघालय। Many food processing projects have been approved by the government of India। एक एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में अप्रूव कर दिए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को स्कीम ऑफ क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज के अंतर्गत अप्रूव किया गया है। परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण और विस्तार की योजना के तहत अनुमोदित किया गया है। This project will generate employment and create a processing capacity of 1237 metric tons in different states। तो क्योंकि 10 स्टेट में फूड प्रोसेसिंग को अप्रूवल दिया गया है प्रोजेक्ट्स को, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, रोजगार को पैदा करेगा, और साथ ही इन राज्यों में जो प्रसंस्करण क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। करेंटली फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। स्कीम की हम बात करें, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज की, इसको 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द कंट्री। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाई हैं उनके प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता और आधुनिकीकरण विस्तार का विकास करना है। इट विल ऑल्सो सेट अप न्यू फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता निर्माण के लिए इसमें नए खाद्य और प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित की जाएंगी। सो क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी स्कीम? This was launched by Ministry of Food and Processing Industries in 2017। इसे 2017 में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। Its main objective is to develop processing and preservation capacities and modernization and expansion of existing food processing units in the countries। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता और आधुनिकीकरण विस्तार का विकास करना है। तो यहाँ पर करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023। तो हाल ही में 15th G20 समिट हुआ था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रियाद सऊदी अरेबिया में ये हेल्ड होना था, लेकिन इसको वर्चुअली हेल्ड किया गया ड्यू टू कोविड-19। एंड इसके दौरान ये डिसाइड हुआ कि अब इंडिया जो है वो G20 समिट 2023 का होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया को 2022 में होस्ट करना था, बट कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो ये चेंजेस क्या है? अब जो 2020 का समिट है उसको रियाद सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है। 2021 का इटली होस्ट करेगा। 2022 का इंडोनेशिया होस्ट करेगा, पहले इंडिया होस्ट करना था। 2023 का अब इंडिया होस्ट करेगा। एंड जो 2024 का G20 समिट है वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, समिट्स एंड मीटिंग से पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो किस समिट को होस्ट करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट G20 समिट इन 2022? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इटली, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंडोनेशिया जो है वो 2022 की मेजबानी करेगा। वहीं इटली जो है ये 2021 की मेजबानी करेगा, ये 2022 की करेगा। भारत 2023 की मेजबानी करेगा और ब्राजील 2024 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर से एक न्यूज है। 13,000 ईयर ओल्ड हिंदू टेम्पल वॉज डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक 1300 साल पुराना हिंदू मंदिर जो है देखा गया है। सो पाकिस्तानी और इटालियन आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा बरीकोट घुंडई में ये देखा गया है। द डिस्कवर्ड टेम्पल इज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड वॉज बिल्ट 1300 ईयर अगो ड्यूरिंग द हिंदू शाही पीरियड। तो खोजा गया मंदिर जो है भगवान विष्णु का है और हिंदू शाही काल के दौरान 1300 साल पहले बनाया गया था। हिंदू शाहीज और काबुल शाहीज वॉज द हिंदू डायनेस्टी ड्यूरिंग 850 to 1026 CE। तो हिंदू शाही या काबुल शाही 850 से 1026 ईस्वी के दौरान एक हिंदू राजवंश था। इट रूल्ड ओवर काबुल वैली इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, गांधार इन मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसने पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल घाटी, आधुनिक पाकिस्तान में गांधार और वर्तमान में उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। द आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ कंटोनमेंट एंड वॉच टावर्स नियर साइट ऑफ टेम्पल। तो देखिए यहाँ पर जो मंदिर का स्थल था वहाँ पे पुरातत्वविदों को छावनी और घुमुट के निशान जो है मिले हैं। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड अ वाटर टैंक यूज्ड फॉर बेदिंग बिफोर वर्शिप। तो उनको एक वाटर टैंक भी मिला है जिसका इस्तेमाल पूजा करने से पहले नहाने के लिए किया जाता था। The traces of Hindu Shahi period have been found for the first time in Swat district, which is home to 1000-year-old archaeological sites and several places of worship of Buddhism. हिंदू शाही काल के निशान स्वात जिले में पहली बार मिले हैं। ये 1000 साल पुराने पुरातत्विक स्थलों और बौद्ध धर्म के कई पूजा स्थलों का घर है। The temples are also first temple of Gandhar civilization discovered in Swat district. तो मंदिर स्वात जिले में खोजे गए घाघरा सभ्यता के पहला मंदिर भी है। बैरिकोट इज अ टाउन इन स्वाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। यहाँ पे घाघरा नहीं गांधार होगा। बैरिकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसके स्वात जिले का ये एक शहर है। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट अ हिंदू टेम्पल साइट रिसेंटली डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। तो हाल ही में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खोजे गए हिंदू मंदिर स्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया है? ट्रेसेस ऑफ कंटोनमेंट, छावनी के निशान, ट्रेसेस ऑफ वॉच टावर्स, घुमट के निशान, अ वाटर टैंक, एक पानी की टंकी, ऑर्नामेंट्स ऑफ विमेन, महिलाओं के गहने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि शुरू के 3 जो है वो खोजे गए हैं। नेक्स्ट इज अ टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, द मिस्ट्री बिहाइंड मेघालयाज ग्लोइंग मशरूम। तो एक नई वैरायटी मशरूम की पाई गई है जिसमें जो लाइट एमिट करती है, ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में पाई गई है एंड इट वाज वन ऑफ द 97 नोन बायोल्यूमिनेसेंट फंगाई इन द
वर्ल्ड। तो दुनिया में 97 ज्ञात जैविक संदिप्ति जो कवक हैं उनमें से ये वैरायटी एक है। दिस वॉज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन ऑफ एन एनजीओ बलीपारा फाउंडेशन एंड कुनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी। तो ये गैर सरकारी संगठन बलीपारा फाउंडेशन और कुनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी के अभियान के दौरान पाया गया था। इसका नाम रखा गया है रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेक्साइडिस, और इसको जो है ऐसा इसलिए रखा गया है इसका नाम क्योंकि ये रोरिडोमाइसिस जीनस से बिलोंग करता है और ये भारत का पहला स्पीशीज है रोरिडोमाइसिस जीनस का। It is unique because it is the only member of this genus to have the light emitting properties of its stipe or stalk। ये अद्वितीय है क्योंकि ये रोरिडोमाइसिस जीनस का एकमात्र सदस्य है जिसके पास इसके स्टाइप या डंठल के प्रकाश उत्सर्जक गुण हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की बात करें हम, जैव संदीप्ति की बात करें हम, तो ये एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई या बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है टू प्रोड्यूस एंड एमिट लाइट। तो ये अपने प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और उत्सर्जित करते हैं। ये जानवरों, पौधों, फंगाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स आर जनरली फाउंड इन द ओशंस एंड द कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बायोल्यूमिनेसेंट जीव जो होते हैं या फिर जैव संदीप्ति जो होते हैं जीव, ये आमतौर पर महासागरों में पाए जाते हैं और प्रकाश का रंग जीव के रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। The fungi produce light when luciferase is catalyzed by the enzyme luciferase in the presence of oxygen। तो जब फफूंद ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम ल्यूसीफरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है तो कवक प्रकाश उत्पन्न करता है। और ये लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिसमें कुछ हैं, जैसे मेथड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्रूगीवोरस। तो इसमें खुद को मितव्ययी से बचाने के लिए ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए काफ़ी थ्योरीज हैं अवेलेबल। सो क्वेश्चन आपके लिए, अ न्यू लाइट एमिटिंग वेराइटी ऑफ मशरूम इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ डैश। मशरूम की एक नई प्रकाश उत्सर्जक किस्म किस राज्य में पाई गई है? सो ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेघालय। नेक्स्ट इज अ टॉपिक फ्रॉम अवार्ड्स एंड प्राइजेस से एक न्यूज है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2020 मनाया गया था 21 नवंबर को और इसी के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग ने काफ़ी अवार्ड्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को प्रदान किए हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है इनलैंड फिशरीज सेक्टर में, यानी कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में उनको सर्वश्रेष्ठ मिला है। उसके बाद उड़ीसा को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द मरीन स्टेट्स मिला है। असम को अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तमिलनाडु फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन द मरीन कैटेगरी। वहीं तेलंगाना स्टेट फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड और असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला है हिली रीजन कैटेगरी में। फिर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, इसको बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। वहीं कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा की है उसको इनलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। नगांव असम को बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा और भी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे बेस्ट परफॉर्मिंग फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, बेस्ट मरीन एंड इनलैंड फिश फार्मर एटसेट्रा। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अवार्ड्स गिवन ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे 2020? विश्व मत्स्य दिवस पर जो पुरस्कार दिए गए 2020 में, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? केरला हैज गॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज सेक्टर। पहला स्टेटमेंट है तमिलनाडु फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज वन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इन द मरीन कैटेगरी। सेकेंड इज केरला हैज गॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज कैटेगरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए होगा, क्योंकि सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि केरला को नहीं, ये उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया गया है इन द इनलैंड फिशरीज कैटेगरी। Next is a news from sports. Indian Navy MDL Cup 2020 will be conducted under the Yachting Association of India for all senior Olympic
क्लासेस। भारतीय नौसेना एमडीएल कप 2020 का आयोजन सभी वरिष्ठ ओलंपिक वर्गों के लिए याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इन दिस इवेंट 12 सेलिंग क्लब्स विल पार्टिसिपेट इन 4 क्लासेस ऑफ बोट। यहाँ पे 12 नौकाएं क्लब जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और 4 वर्गों में ये भाग लेंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैटेगरी ऑफ सीनियर नेशनल्स 470 मिक्स क्लास विल पार्टिसिपेट। तो पहली बार सीनियर नेशनल की श्रेणी में 470 मिश्रित वर्ग दौड़ में भाग लेंगे। इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर इज ऑर्गेनाइजिंग INMDL कप एंड नेशनल याचिंग चैंपियनशिप एट मुंबई फ्रॉम 22 नवंबर। तो जो भारतीय नौसेना जल प्रशिक्षण केंद्र है ये मुंबई में 22 नवंबर से नौसेना एमडीएल कप और राष्ट्रीय नौकायान चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। द वर्ल्ड एसोसिएटेड विद सेलिंग आर बो, क्ल्यू, हेडअप, जिबिंग एंड लीच। तो कभी कभी क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको टर्म्स दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है या नहीं है। तो यहाँ पर सेलिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जैसे बो, क्ल्यू, हेडअप, जिबिंग एंड लीच। और कुछ ट्रॉफीज जो सेलिंग से रिलेटेड हैं, दीज आर नेहरू ट्रॉफी, अमेरिकाज कप, वन टन कप एटसेट्रा। सो क्वेश्चन है, इंडियन नेवी एमडीएल कप विल बी कंडक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन? रॉयल मद्रास याच क्लब, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Next is an important news from defense section. SITMEX 2020 exercise concluded in Andaman Sea and SIMBEX exercise is being conducted from 23 to 25 November. तो SITMEX जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुकी है और 22 नवंबर को ये हो गई थी। और SIMBEX 2020 जो एक्सरसाइज है ये अंडमान सी में चल रहा है फ्रॉम 23 to 25 नवंबर। SITMEX 2020 is a naval exercise between navies of India, Thailand and Singapore. तो SITMEX में इंडिया, थाईलैंड और जो सिंगापुर है, SIT, S for Singapore, I for India and T for Thailand, and this is a maritime exercise, MEX। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और इसके अलावा SIMBEX एक्सरसाइज जो है ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। ओके, सो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। एंड जो SITMEX है ये 21 से 22 नवंबर तक हेल्ड हुई थी और इसको सिंगापुर नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था। इसमें भारत की तरफ से एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कामोर्ता ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मिसाइल कॉर्वेट INS कारमुक भी था। फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट इंट्रेपिड डिप्लॉयड बाय सिंगापुर नेवी। इसके अलावा सिंगापुर नेवी से एंड्योरेंस क्लास लैंडिंग शिप टैंक एंडेवर था। एंड चाओ पराया क्लास फ्रिगेट कराबूरी, दिस वॉज डिप्लॉयड बाय रॉयल थाई नेवी। इसके अलावा SIMBEX की अगर हम बात करें तो इसमें जो INS राणा है डिस्ट्रॉयर भारत का, वो चेतक के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है। INS कमोर्ता, INS कामुक जो है वो ऑलरेडी एरिया में है। सबमरीन INS सिंधुराज भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा PATI मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। SIMBEX और SITMEX की हम बात करें तो पहले SIMBEX की बात करते हैं। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज ये हर वर्ष की जाती है 1994 से और इस वर्ष 2020 में इसका 27वां संस्करण था। वहीं इंडियन नेवी ने फर्स्ट एडिशन जो है SITMEX का वो इनॉग्रेट किया था, वहाँ पे होस्ट किया था। ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ था इन सितंबर 2019 एंड जो 2020 का जो वर्जन है ये इसका सेकेंड एडिशन है जिसको सिंगापुर नेवी ने होस्ट किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ SITMEX 2020 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड इन अंडमान सी ऑन 22 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन 22 नवंबर को अंडमान सागर में हाल ही में संपन्न SITMEX 2020 अभ्यास का हिस्सा नहीं था? इंडिया, थाईलैंड, मॉरिशस एंड सिंगापुर। So the correct answer for this will be option C, that is Mauritius. Next is the news from sports section. रशिया के जो डेनिल मेदवेव हैं इन्होंने डोमिनिक थीम को हराकर ATP फाइनल्स टाइटल जीत लिया है। He has become the first Russian to win ATP फाइनल्स टाइटल since निकोले डेवडेंको। तो निकोले डेवडेंको ने O2 एरेना में जब थे वो तो उन्होंने ये टाइटल जीता था लंदन में।
विच वॉज होस्टेड बाय एटीपी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009 एंड उसके बाद अब ये रशिया के डेनिल मेडवेदेव ने ये एटीपी फाइनल्स जीता है. He has also become only fourth player in ATP history to defeat world's top 3 at the same tournament. उन्होंने पहली बार ऐसा किया, मतलब कि उनके लिए वो पहली बार था, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा चौथे प्लेयर वो हैं एटीपी की हिस्ट्री में जिन्होंने वर्ल्ड के टॉप 3 प्लेयर्स को एक ही टूर्नामेंट में हराया. उन्होंने डेविड नलबंदियान को हराया, उसके बाद नोवाक जोकोविच को हराया और बोरिस बेकर को उन्होंने हराया सेम ही टूर्नामेंट में. He defeated world number 1 Novak Djokovic in the group phase, second ranked Rafael Nadal in Saturday's semi-final and Thiem in the final. तो उन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया, ठीक है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 है. देन सेकंड रैंक पर जो राफेल नडाल हैं उनको भी हराया. इसके बाद डोमिनिक थीम को भी फाइनल में उन्होंने हरा दिया. एटीपी फाइनल की हम बात करें, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट टियर ऑफ एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट. ये वार्षिक पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा उच्चतम स्तर है. It is held annually in November at O2 Arena in London. तो ये लंदन में O2 Arena में नवंबर में सालाना आयोजित किया जाता है. It will move to Turin, Italy in 2021. ये 2021 में ट्यूरिन इटली में स्थानांतरित होगा. So question है, who among the following has recently defeated Dominic Thiem and won ATP Finals टाइटल? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डोमिनिक थीम को हराया और एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव, डेविड नलबंदियान, देन नोवाक जोकोविच एंड बोरिस बेकर. सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है, दैट इज डेनियल मेदवेदेव. नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम नेशनल न्यूज सेक्शन. इंडिया प्लान्स टू डबल इट्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 years. तो भारत अगले 5 वर्षों में तेल शोधन क्षमता दोगुनी करने की योजना बना रहा है. पीएम मोदी मेड दिस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन ऑन 21 नवंबर. तो पीएम मोदी ने यह घोषणा 21 नवंबर को पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान की. As per FICCI, Ministry of Power has earlier said that India's oil refining capacity could double to 450 to 500 million tons in 10 years. तो फिक्की के अनुसार ऊर्जा मंत्री ने पहले कहा कि भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता 10 साल में दोगुनी होकर 450 से लेकर 500 मिलियन टन हो सकती है. इंडियाज ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इज करेंटली, अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो करेंटली कैपेसिटी इंडिया की 250 मिलियन टन्स पर एनम है. 1998 में इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी थी वो 62 मिलियन टन पर एनम थी और अब ये 250 हो गई है एंड इसको डबल करने का जो है प्लान किया जा रहा है फॉर द इन द नेक्स्ट 5 years. मुकेश अंबानी ऑल्सो एड्रेस द कॉन्वोकेशन. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात. मुकेश अंबानी ने भी दीक्षांत समारोह में को संबोधित किया उन्होंने, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का संचालन करती है. इंडिया इज ऑल्सो एमिंग टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स टोटल एनर्जी कंजप्शन बाय अप टू 4 times. तो भारत का लक्ष्य यह भी है कि अपनी कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 4 गुना तक बढ़ाना है. पीएम मोदी ऑल्सो सेड दैट इंडिया विल इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 175 gigawatts by 2022 and 450 gigawatts by 2030 ahead of schedule. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2022 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट तय समय से पहले देगा. इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वॉज 75 गीगावाट्स एट द एंड ऑफ 2018. 2018 के अंत में भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 75 गीगावाट थी. So question is, as of March 2020, India's oil refining capacity stood at dash million tons per annum. मार्च 2020 तक भारत की तेल शोधन क्षमता डैश मिलियन टन प्रतिवर्ष थी. 150, 250, 350 and 450. So the correct answer is option B, that is 250 million ton every year. Next is space and IT से एक न्यूज है. Sentinel-6 Michael Frelich, a US European satellite, this has been launched. And Sentinel-6 Michael Frelich, this is a US European Ocean Observation Satellite, अमेरिका यूरोपीय महासागर अवलोकन उपग्रह है जिसको वेंडेनबर्ग एयर फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है.
The satellite has been launched on board a SpaceX Falcon 9 rocket on November 21, 2020. इस उपग्रह को 21 नवंबर 2020 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट पर प्रशिक्षित किया गया एंड इसका नाम नासा के पूर्व अधिकारी माइकल फ्रेलिच के नाम पर रखा गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। The first stage of Falcon 9 rocket returned to the launch site and landed for reuse. तो आपको याद होगा कि जब SpaceX ने अपना जो पहला मैन्ड मिशन भेजा था, ठीक है, जो ISS तक गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उसको भी Falcon 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया गया था। सो इसका जो पहला चरण प्रक्षेपण स्थल पर लौट आया है और पुनः उपयोग के लिए उतरा है। Sentinel-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट्स आइडेंटिकल ट्विन Sentinel-6B will be launched in 2025. तो इसकी जो समान ट्विन है उसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। US French satellite Topex Sodion was launched in 1992 for space-based sea level measurements. तो अमेरिका फ्रांसीसी उपग्रह टोपेक्स पोसिडो जो है ये अंतरिक्ष आधारित समुद्र स्तर माप के लिए 1992 में शुरू किया गया था। इसके बाद इसके लिए जेसन 3 और अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। द सैटेलाइट विल इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ डेटा ऑन ग्लोबल सी सरफेस हाइट्स। ये उपग्रह वैश्विक समुद्री सतह की ऊंचाई पर आंकड़ों को जारी रहने को सुनिश्चित करेगा एंड दिस विल हेल्प इन डिटेक्टिंग कंडीशन सच एज वार्म एल नीनो एंड कूल ला नीना एंड अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जो भी डेटा होगा ये गर्म अल नीनो और शांत ला नीना जो है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस स्थितियों को समझने में मदद करेगा। So question है Sentinel-6 Michael Frelich launched recently from Vandenberg Air Force Base is a dash ocean observation satellite. Sentinel-6 Michael Frelich हाल ही में वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया। यह एक डैश महासागर अवलोकन उपग्रह है। US यूरोपियन, चाइना यूरोपियन, जापान यूरोपियन एंड नन ऑफ द अबव। So the correct answer for this will be option A, that is it is a US European Ocean Observation Satellite. So friends, हमने यहाँ पर जो भी questions हैं and जो news हैं वो सभी cover कर लिए हैं with topic। I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें कोई भी आपका सजेशन है आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट है। इसी तरह वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, डेली करंट अफेयर्स को आप रोज़ाना फॉलो करिए। साथ ही जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उससे आप रिविजन भी कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।